जय हिंद दोस्तों, आज शैलेश कुमार श्रीवास्तव आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नेत्र दोष लेकर आया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कि नेत्र दोष क्या होता है, ठीक है। और इसको पढ़ने से पहले हम यह चाहेंगे, आपसे यही उम्मीद करेंगे कि हम डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे आपको मानव नेत्र का लिंक दे दिया हूँ, उसमें आप जाकर पहले मानव नेत्र के बारे में जितना हमने पढ़ाया है वहाँ पर डिटेल इसका जानकारी दिया गया है आपको, तो उसको आप देखते हैं तो आपको जो नेत्र दोष है ये बहुत ही बिल्कुल और स्पष्ट तरीक़ा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप जो है ना कोई शिकवा ना कोई बहाना होगा और वीडियो के अंत तक आपको नज़रें जमाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए आज हम नेत्र दोष के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। और हम जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि नेत्र जो होता है हमारे आँख का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना हम रंग बिरंगी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेत्र नहीं तो कुछ नहीं, और नेत्र इतना इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी का पार्ट्स है कि इसके बिना इस पर बहुत सारे मुहावरे बने हैं, बहुत सारे गाने बने हैं, ठीक है। या नेत्र नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आइए हम लोग नेत्र के बारे में आज पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेत्र दोष पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं नेत्र के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें नेत्र के बारे में इसको बोलते हैं नेत्र, मानव नेत्र, जैसा कि हम पढ़ेंगे आज ह्यूमन आई, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी आपको देते हैं, और विशेष जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो मानव नेत्र वाला देख लेंगे, वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। मानव नेत्र से एक एक चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आइए मानव नेत्र में हम लोग समझते हैं समंजन क्षमता के बारे में। समंजन क्षमता, ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, यानी पावर ऑफ द एकोमोडेशन ऑफ द आई के बारे में आज हम लोग समझेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसको समझ लेते हैं तब हम लोग जो है नेत्र दोष के बारे में पढ़ेंगे तो स्पष्ट तौर पर आपको पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो समंजन क्षमता क्या होती है दोस्तों? हमारे नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या होता है कि यह सिलेरी मांसपेशियों पर ये टिका होता है, ये सिलेरी मांसपेशियों पर टिका होता है। और सिलेरी मांसपेशियां क्या करती है दोस्तों कि इसको पुश करती हैं और अप डाउन करती हैं इसको, तब जाकर के हम नज़दीक या दूर स्थित वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, नेत्र लेंस जो होता है हमारे नेत्र में, तो यह जो है उत्तल लेंस होता है, और इसको सिलेरी मांसपेशियां, जिसको पछमाभी पेशियों के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये इसको पकड़ी रहती हैं और इसको प्रेस करती हैं और फैलाती हैं, ठीक है, यानी पुश अप करती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब ये चूँकि ये फोकस दूरी हो गया और हमारा ये नेत्र लेंस का क्या हो गया दोस्तों, ये फोकस दूरी हो गया, ये आपका फोकस यहाँ पर हो जाता है, फोकस दूरी हो जाता है। तो जब नेत्र लेंस सिकुड़ेगा, यानी पछमाभी पेशियाँ सिलेरी बॉडी इसको क्या करती हैं, पुश करती हैं, तो हमारा नेत्र लेंस इस तरह से क्या होता है दोस्तों, फैलता है। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब हम नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारा नेत्र लेंस सिकुड़ता है, सिलेरी मांसपेशियाँ इसको प्रेस करती हैं, तब हम नज़दीक की वस्तुओं को देख पाते हैं। और जब दूर की वस्तुओं को हमको देखना होता है दोस्तों, तो क्या करते हैं हम, ये हमारा जो पछमाभी पेशियाँ हैं ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती हैं, ठीक है। तो यही सिस्टम को, जो कि फोकस दूरी कम करने की क्षमता है हमारे आँख में, इसी को हम लोग समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं, ठीक है। और समंजन क्षमता में जब गड़बड़ी हो जाती है, यानी जब किसी कारणवश हमारा समंजन क्षमता क्या हो जाता है, मतलब गड़बड़ी उसमें हो जाती है समंजन क्षमता में, तो ये क्या होता है कि अप डाउन करना थोड़ा सा रेगुलर नहीं कर पाता है, जिसके चलते हमको आँख में, नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नेत्र दोष। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेत्र दोष कहते हैं, या दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, दृष्टि दोष। तो इसे हम लोग दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं जब हमारी समंजन क्षमता में गड़बड़ी हो जाती है, यानी जब सिलेरी मांसपेशियां इसको प्रेस करना और अप डाउन करना, इसको थोड़ा सा काम करना बंद कर देती हैं या मतलब शिथिल हो जाती हैं,
तो उसी कारण से जो है रेटिना पर ठीक ढंग से प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। तो जब तक दोस्तों रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, जब तक रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो हमको दूर की वस्तुएं, नज़दीक की वस्तुएं, सारा वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, क्योंकि दूर की वस्तुओं को हम देखते हैं तब पर भी रेटिना प्रतिबिंब बनता है और नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तब पर भी रेटिना प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन किसी कारणवश यानी समंजन क्षमता में गड़बड़ी हो जाने के चलते हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर नहीं बन पाता है, जिसके चलते हमारे नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है, उसी को बोलते हैं दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है और पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई क्या होता है, यानी आंख की समंजन क्षमता क्या होता है। यानी नेत्र लेंस के सिकुड़ने फैलने की जो क्षमता है इसमें गड़बड़ियाँ आ जाती हैं या किसी कारणवश रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, तब हमारे आँख में क्या हो जाता है दोस्तों, गड़बड़ी हो जाती है, प्रतिबिंब बनना बंद हो जाता है। यानी रेटिना पर कभी रेटिना के आगे बनने लगता है, कभी रेटिना के पीछे बनने लगता है, तो इसी गड़बड़ी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, और इसी गड़बड़ी के कारण जब हमारा मतलब रेटिना के पहले या बाद में प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाएगा या पीछे बन जाएगा, तब जो है हमारे आँख में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, आराम से आप समझिए। बिल्कुल आज के बाद आपको बहुत सारे दोष हम बताएंगे और इतना दोष आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो बहुत सारा दोष के बारे में आज बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है दोस्तों, तो जानते हैं कि वास्तविक बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है दोस्तों, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, लेकिन ऑप्टिक नर्व्स जो होता है रेटिना के ठीक बगल में, ठीक है, वहीं जो क्या होता है रेटिना को छेद करके दृष्टि पेशियां जो ऑप्टिक नर्व्स जिसको बोलते हैं, वो जाकर मस्तिष्क को सूचना देती हैं रेटिना पर बने प्रतिबिंब की, तब जाकर के मस्तिष्क इसको सीधा अनुभव कर पाता है। लेकिन बनता है प्रतिबिंब क्या, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बिल्कुल मतलब बहुत छोटा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए, हमको पूरा उम्मीद है कि आप जो है समंजन क्षमता के बारे में समझ गए और दृष्टि दोष के बारे में समझ गए। दोस्तों, आँख का दो बिंदु होता है, ठीक है, एक होता है दूर बिंदु, एक होता है निकट बिंदु, फार पॉइंट ऑफ द आई एंड नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द आई जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबके बारे में बार बार हम कह रहे हैं कि यदि आप जो है दृष्टि दोष के बारे में बहुत बढ़िया से आप समझना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा पहले मानव नेत्र का वीडियो देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर पहले आप मानव नेत्र के बारे में देखेंगे। वहाँ पर आप बिल्कुल आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगा कि मानव नेत्र में कौन कहाँ चीज़ होता है, क्या होता है, किसका क्या कार्य है। तो जब उसको देख लेते हैं, इसके बाद इसको देखते हैं, तब तो और आनंद आएगा, बिल्कुल रंग में हो जाएंगे और थोड़ा सा भी आपको मतलब दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग दूर बिंदु समझते हैं आँख का और निकट बिंदु। आँख का दो ही बिंदु होता है, दूर बिंदु, निकट बिंदु। तो जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं, यहाँ से हम सूर्य को देख सकते हैं, तारों को देख सकते हैं, ठीक है, तो उसे आँख का दूर बिंदु कहते हैं। इसके लिए हमारे नेत्र लेंस को जो सिलेरी बॉडी इसको क्या करती हैं, पकड़े रखती हैं, तो इसको पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल पोजीशन पहले रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जब नॉर्मल पोजीशन पर रहता है तब ये क्या होता है, दूर की वस्तुओं को देख लेता है। लेकिन जब निकट की वस्तुओं को देखना होता है तब क्या होता है कि ये सिलेरी बॉडीज क्या करती हैं कि इसको नेत्र लेंस को पुश करती हैं। ठीक है, और जब इसको पुश करती हैं तब क्या हो जाता है दोस्तों, तो हमारा नेत्र लेंस मोटा होता है। ठीक है, तो ये दूर बिंदु आपका था, ये निकट बिंदु था। तो जब इसको प्रेस करती हैं तब हमारा नेत्र लेंस क्या होता है, उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, यानी निकट की वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, इसीलिए दूर बिंदु अनंत होता है, अनंत तक की वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन निकट बिंदु क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। यानी हम अपने खुली आंखों से, नंगी आंखों से यदि 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देखना होगा तो हम बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब उससे
और कम होगा तो हमारा नेत्र लेंस उसको स्पष्ट तौर पर देख नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर लिमिट है और दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई है, आँख की समंजन क्षमता, ये कह सकते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कि हमारा नेत्र जो होता है कैमरे की भांति व्यवहार करता है। तो जिस प्रकार से कैमरे में जूम करने की क्षमता होती है, ठीक है, उसी प्रकार से हमारे आंख में भी, नेत्र में भी जूम करने की क्षमता है नेत्र लेंस को। ठीक है, उसी को समझ लेते हैं कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। और उसी में गड़बड़ी हो जाने के कारण रेटिना पर कभी ये चौड़ा हो जाए, पतला हो जाएगा, तो कभी क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से रेटिना पर प्रतिबिंब कभी मतलब रेटिना पर न बनकर प्रतिबिंब कभी पहले बन जाता है, कभी बाद में बन जाता है, जिसके चलते तमाम तरह के दोष हमारे नेत्र में उत्पन्न हो जाते हैं। तो आइए कहीं मत जाइएगा और आइए अब हम लोग समझते हैं नेत्र दोष के बारे में। ठीक है, दृष्टि दोष के बारे में। तो दृष्टि दोष क्या, कौन कौन सा हमको पढ़ना है दोस्तों? तो पहला हम दोस्तों पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष। ठीक है, पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के बारे में, जिसको मायोपिया भी कहते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष के बारे में, जिसको हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। ये कई बार आपको एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, मतलब मायोपिया को कौन सा दोष कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष, या निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जानते हैं, तो मायोपिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मायोपिया भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जरा दृष्टि दोष, इसको प्रेस बायोपिया के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया, यहाँ पर आप याद रखेंगे, प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, इस सब के बारे में भी पूछा करता है। तो ऐसा नहीं केवल हिंदी में आप याद कर लिए हैं और आ जाता है हिंदी में ही लिखा हुआ मायोपिया, ठीक है, या प्रेस बायोपिया। इसके बाद हम लोग अबिंदुकता के बारे में पढ़ेंगे, एस्टिग्मेटिज्म के बारे में, ये भी आँख का दोष है। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो बहुत खतरनाक रोग है। ठीक है, इसके बिना हम रंग की पहचान नहीं कर सकते, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो वर्णांधता है। इसके बाद रतौंधी, ठीक है दोस्तों, इसको नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है शुष्का छिपाक, तो हिंदी के नाम से कम लोग जानते हैं, जीरोप्थेल्मिया के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। ठीक है, तो जीरोप्थेल्मिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। आँख आना, आँख आना को कंजक्टिवा के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद मोतियाबिंद, ठीक है, ये सबसे बड़ा घातक बीमारी है और अंधापन का मुख्य कारण है मोतियाबिंद। इसके बाद हम लोग समलबाई पढ़ते हैं, ग्लूकोमा, जिसको काला मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद पढ़ेंगे भेगापन, एस्ट्राबिस्मस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है बारी बारी से नेत्र दोष के बारे में समझते हैं कि कौन दोष कैसे होता है, इसका कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले देखिए दोस्तों, ये हमारा आँख का नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, ये हमारा आँख का नॉर्मल पोजीशन है। यहाँ से प्रकाश आ रही है तो जा करके रेटिना पर कट रही है। ठीक है, यहाँ रेटिना है, तो वस्तु का प्रतिबिंब, चूंकि वस्तु इस तरह का, इसका आप देख रहे हैं सिर ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप जो भाग देख रहे हैं दोस्तों, ये रेटिना वाला भाग है। ठीक है, आपको हम बताते चलें कि हमारा नेत्र जो होता है उसमें 3 लेयर होता है, इस तरह से। ठीक है, ये 3 लेयरों में बना होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारा जो नेत्र है उसमें कितने अफ्तरें होती हैं, कितने लेयर, तो 3 लेयर होता है। ये सबसे जो ऊपर का जो लेयर होता है दोस्तों, व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं श्वेत पटल। ठीक है, श्वेत पटल कहते हैं। इसके बाद ये जो बीच वाला जो आपका लेयर है, ये लेयर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले लेयर को, ये जो लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल के नाम से जानते हैं, रक्तक पटल। इसके जो नीचे का जो लेयर है, ये वाला लेयर, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेटिना। ठीक है दोस्तों, और रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन पाता है। तो यहाँ से आप समझ गए कि हमारे नेत्र में 3 लेयर होता है, 3 लेयरों से बनी होती है। ठीक है, और नेत्र लेंस जो हमारा होता है दोस्तों गोलाकार होता है। ठीक है, और जब ये गोलाकार होता है तो हमारा ये नेत्र लेंस क्या होता है दोस्तों, मतलब नेत्र क्या होता है, गोलाकार होता है। इसको 6 मांसपेशियां क्या होती हैं, पकड़ी रहती हैं। इस तरह से 6 मांसपेशियां
क्या करते हैं, जैसे बॉल होता है ना, तो हमारा नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र वो बिल्कुल गोल है, गेंद के समान, जिसे आई बॉल कहते हैं। इसको 6 मांसपेशियां क्या करती हैं, इस तरह से इसको गोल को मतलब नेत्र गोलक को पकड़े रखती हैं। एक कोटर में क्या होता है, मतलब जकड़े रखता है 6 मांसपेशियां, ठीक है। और कितने लेयर में हमारा नेत्र बना होता है, तो 3 लेयर में बना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस सब के बारे में डिटेल जानकारी जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया कि मानव नेत्र वाला वीडियो में आप देख लेंगे, बिल्कुल आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो अब इसको आप देखते हैं तो और आनंद आएगा, और जितना ही आप आनंद लेना चाहते हैं उतना ही आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप कंसंट्रेट करके बैठेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तब मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ना कोई शिकवा ना कोई बहाना होगा, और वीडियो के अंत तक नज़रें जमाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम नॉर्मल आई के बारे में यहाँ समझाना चाह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये नॉर्मल आई का मतलब दिखाया गया है कि जब तक हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तब तक तो हमारे आँख में कोई दोष नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, जो कि उल्टा बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, और वस्तु से जैसा कि आप देख रहे हैं छोटा बनना है, ठीक है। तो ये नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन यहीं जब आंख में गड़बड़ी हो जाती है तो कभी प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, कभी रेटिना के पीछे बन जाता है। तब जो है जब तक रेटिना प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो क्या होगा, दोष होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा जो होता है दोस्तों, ये नेत्र लेंस है, ठीक है। और जब यही नेत्र लेंस मोटा पतला हो जाता है तो यहीं से जब प्रकाश प्रवेश करती है, नेत्र लेंस से जब अपवर्तन होता है प्रकाश का, तो जब यहाँ से प्रकाश क्या होती है, जब नेत्र लेंस में प्रवेश करती हैं तो इसके मोटाई और पतलेपन पर इसका निर्भर करता है कि प्रकाश कहाँ जाकर के कटेगी, और जहाँ कटती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अब दृष्टि दोष के बारे में। नॉर्मल आई के बारे में तो समझ गए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट में, अब हम लोग आते हैं दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष, या इसको मायोपिया के नाम से, जैसा कि हमने पहले बता दिया कि इसको मायोपिया के नाम से भी जानते हैं और इसे शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बालक खड़ा हुआ है, ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में इसका प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ बनता है, तो आप देख रहे हैं कि ये आपका जो भाग है रेटिना है, लेकिन प्रतिबिंब आपका कहाँ बन गया दोस्तों, तो प्रतिबिंब आपका यहाँ बन गया रेटिना से पहले, ठीक है। तो रेटिना से पहले यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, इस बालक का प्रतिबिंब बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है दोस्तों, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा नेत्र लेंस होता है, ठीक है, तो नेत्र लेंस की गोलाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी नेत्र लेंस की जो गोलाई है, गोलाई का बढ़ना, ये पहला कारण है कि नेत्र लेंस का गोलाई जब बढ़ जाता है दोस्तों, तो जब हमारा इस तरह से पतला लेंस है, ठीक है, आज जब इसकी गोलाई बढ़ जाएगा मतलब इस तरह से हो जाएगा, यानी मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब मोटा हो जाएगा तब क्या होगा दोस्तों, तो प्रकाश इसमें से जैसे ही एंट्री करेगी तो तुरंत डाइवर्ट होगी ना, ठीक है। तो जहाँ कटना चाहिए, मान लेते हैं कि यहाँ रेटिना है, लेकिन कट गया प्रतिबिंब, यहीं पर कट गया, ठीक है। यानी प्रकाश जा रही इस वस्तु से निकल रही है, यहाँ पर कोई वस्तु है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ प्रकाश जा रही है, नेत्र लेंस आपका क्या हो गया, इसमें मोटा हो जाता है, तो प्रकाश को जा करके कहाँ कट गया, यहाँ पर कट गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जा करके प्रकाश कट गया, यानी रेटिना से पहले कट गया, तब न वस्तु का फिगर वहाँ पर बना। तो रेटिना पर बनता तब तक तो कोई दोष नहीं था, लेकिन रेटिना से पहले फिगर कट गया, ठीक है। रेटिना से पहले क्या हो गया कि ये प्रकाश एक दूसरे को काट दी, ठीक है, प्रतिच्छेदित कर दी, तो इसीलिए प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, रेटिना के पहले। तो रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है दोस्तों, कि नेत्र लेंस के गोलाई का बढ़ना। यानी आपका ये जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस का गोलाई क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो इसका पहला कारण है नेत्र लेंस के गोलाई का बढ़ना, ठीक है, नेत्र लेंस के गोलाई का बढ़ना। इसके बाद जब नेत्र लेंस दोस्तों गोला हो जाता है, जैसे हमने बताया अभी कि ये पतला लेंस होता है तो इसका फोकस दूरी इतना है, ये फोकस हो गया तो ये फोकस दूरी, लेकिन जब यही नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम होगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जब नेत्र लेंस का गोलाई बढ़ गया तब फोकस दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी ना। तब फोकस दूरी का घटना, यानी फोकस दूरी इसमें घट जाती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण क्या है दोस्तों,
कि जब फोकस दूरी घट जाती है, कम हो जाती है, तो हम जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है, यानी लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस बराबर 1/f होता है। तो जो पावर होता है लेंस का वो फोकस दूरी का क्या होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात फोकस दूरी जिसका कम हो जाएगा तो नेत्र लेंस की क्षमता क्या होगी, नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ना, ठीक है। यानी इसके कारण में आप देखेंगे तो ये 3 बड़े कारण हैं, निकट दृष्टि दोष के 3 बड़े कारण हैं दोस्तों। कि पहला जो है, इसका पहला कारण है कि नेत्र लेंस का गोलाई इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रतिबिंब जाकर कटना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन प्रतिबिंब कट गया रेटिना के पहले, ठीक है। बात समझ रहे हैं दोस्तों। यहाँ प्रकाश को, जब यहाँ से प्रकाश निकल रहा है तो जा रहा है तो रेटिना पर जाकर मिलना चाहिए, लेकिन रेटिना के पहले ही मिल गया, तो जहाँ मिलेगा वही न प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए इसका कारण पहले मिलने का है कि नेत्र लेंस के गोलाई का बढ़ जाना, गोलाई बढ़ जाएगी, इसलिए प्रकाश तुरंत जाकर डाइवर्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, जब नेत्र लेंस का गोलाई बढ़ जाता है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि जब नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ती है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। तो फोकस दूरी का घट जाना या कम हो जाना, और जब फोकस दूरी घट जाएगी तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। इसीलिए लेंस की क्षमता का बढ़ना, ठीक है। तो अब इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके निवारण के लिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है कि एक ऐसे चश्मा का प्रयोग किया जाता है जो अवतल लेंस से बना होता है, ठीक है। यह आपका अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस के चश्मा का जब प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि इससे प्रकाश जब एंट्री करता है तो ये प्रकाश को अवतल लेंस थोड़ा सा क्या करता है, फैला देता है। तो जब प्रकाश को फैला दिया थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो गोलाई इसका बढ़ गया है, तो यहाँ प्रकाश को क्या कर रहे, तुरंत डाइवर्ट कर दे रहा था, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन जा रहा था। लेकिन अब ये आगे अवतल लेंस लगा दिए, ठीक है। तो जितना हमारा फोकस दूरी कम है उतना ही फोकस दूरी, उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, या उतना क्षमता का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है दोस्तों वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। लेकिन अवतल लेंस की क्षमता जो होती है दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता ये निगेटिव होती है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में कि हमारा फोकस दूरी कम हो जाता है तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है ना। तो जब लेंस की क्षमता कितना हमारा बढ़ा है तो उतना माइनस करना होगा कि नहीं करना होगा। इसीलिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अवतल लेंस का। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, और जब नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ जाती है तो फोकस दूरी कम हो जाती है, और जब फोकस दूरी कम हो जाती है तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो हमारा लेंस का क्षमता कितना पावर बढ़ गया है, जो मतलब नॉर्मल आई है, ठीक है, तो उतना को घटाना पड़ेगा ना, और उतना घटाएंगे तब न जाकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। तो हम उत्तल और अवतल में से कौन सा लेंस का प्रयोग कर सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए अवतल लेंस का, क्योंकि हमको पावर को जितना बढ़ा है पावर उतना को क्या करना है, घटाना है। इसीलिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करके हम निकट दृष्टि दोष को क्या कर सकते हैं दोस्तों, दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमको पूरा उम्मीद है कि आप बखूबी समझ गए होंगे कि निकट दृष्टि क्या होता है, किस कारण से होता है, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है और क्यों बनता है, और इसको दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, अवतल लेंस का क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें पावर बढ़ गया होता है, उसको हमको घटाना होता है, तब जाकर के नॉर्मल पोजीशन पर हम आएंगे, यानी हमारे नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बन पाएगा, ठीक है। इसीलिए इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट हम लोग दोष के बारे में समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं दोस्तों जिसका नाम है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। यहाँ दूरदृष्टि दोष के बारे में हम लोग समझते हैं, इसको हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं, या लॉन्ग साइटेडनेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी ये भी पूछता है कि हाइपरमेट्रोपिया किस दोष को बोला जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष को या दूरदृष्टि दोष को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बन जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला भाग आपका रेटिना है, लेकिन रेटिना के पीछे जाकर के प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। इस लड़के का फिगर आपको रेटिना के पीछे बन रहा है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, ठीक है।
अब इसमें हम लोग कारण में आप देखते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण पहला है कि इसमें उसमें तो आपका निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ जाता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस का गोलाई कम हो जाएगा, ठीक है, यानी इसमें पतला हो जाता है नेत्र लेंस। तो इसमें पहला कारण है दोस्तों कि नेत्र लेंस के गोलाई का घटना, ठीक है। तो जब नेत्र लेंस का गोलाई दोस्तों घटेगा तो इसकी फोकस दूरी, जैसे नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी क्या होगा हमारा, इतना ही हो पाएगा, कम हो जाएगा। और ये पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी हमारा इतना हो जाएगा ना, ठीक है, तो इतना हमारा फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है, पतला होने पर। और मोटाई जब बढ़ेगी तो हमारा फोकस दूरी इतने रहेगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों नेत्र लेंस की गोलाई क्या होती है, घट जाती है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि नेत्र लेंस का गोलाई घटने पर क्या होता है कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। फोकस दूरी का बढ़ना, इसमें फोकस दूरी क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। और जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो हमने अभी आपको बताया कि P बराबर 1/f होता है। जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो नेत्र लेंस की क्षमता क्या होगी दोस्तों, घटेगी, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि लेंस की क्षमता का घटना, ठीक है। इसमें लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों, घट जाती है। तो जब नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो हमने अभी बताया कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। तो जब हमारा लेंस की क्षमता घट गया है तो जितना घटा है उतना हमको बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इस दोष को दूर करने के लिए, कारण तो आपको पता चल गया कि इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। तो इसको दूर करने के लिए क्या होता है दोस्तों कि हम उपयुक्त क्षमता के कह सकते हैं या उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जितना हमारा पावर माइनस हुआ है, ठीक है, जिस कारण से हमको रेटिना के पीछे प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ऊपर वाले फिगर में आप देख रहे हैं, तो उतना क्षमता को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो कैसे बढ़ेगा, कौन सा लेंस हम लेंगे तो बढ़ेगा, तो उत्तल लेंस लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम इस दोष को दूर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि निकट दृष्टि होता क्या है, ठीक है, और दूर दृष्टि होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है दोस्तों कि जो दोष होता है वही वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यानी निकट की वस्तु तो हमको स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है दोस्तों। यानी जो व्यक्ति चश्मा लगाता है, ठीक है, और अखबार पढ़ता है सर पर चश्मा रख करके, तो आप समझिए कि उसमें निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। क्योंकि चश्मा वो तभी लगाता है जब दूर की वस्तुओं को देखना होता है, क्योंकि जिसको निकट दृष्टि दोष रहेगा वो नज़दीक की वस्तुओं को तो देख सकेगा आराम से। तो इसीलिए जो अखबार पेपर पढ़ता है या कोई भी चीज़ उसको पढ़ना होता है तो क्या करता है, चश्मा सर पर रख लेता है और तब जो है कोई भी बुक्स वगैरह पढ़ता है या पेपर पढ़ता है। तो इसका मतलब कि कोई व्यक्ति चश्मा सर पर रख करके और किताबें पढ़ रहा है तो आप जाएंगे तो बोलेंगे भाई चश्मा किस लिए ले लिए, ठीक है। जब ऐसे ही पढ़ना है तो चश्मा किस लिए ले लिए, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है कि इसको निकट दृष्टि दोष है। तो ऐसा कहीं भी आप देखेंगे किसी व्यक्ति को कि चश्मा सर पर ले मतलब चढ़ा करके ऊपर और पेपर पढ़ता हो या कोई भी किताब को मतलब पढ़ता हो या कुछ भी लिखता हो, तो इसका मतलब है कि उसमें निकट दृष्टि दोष है। मतलब निकट दृष्टि दोष का मतलब कि निकट की वस्तु उसके स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। ठीक इसका विपरीत जो दोष इसमें आपको लिखा हुआ है वही दोष जो है दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा नहीं, उल्टा नहीं समझना है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि इसको उल्टा समझ लेते हैं, दूरदृष्टि दोष का मतलब कि दूर की दिखाई नहीं देना। तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा और गलत हो जाएगा। जो दोष होगा वही स्पष्ट दिखाई देगा और जो दोष नहीं होगा, ठीक है, तो उसका विपरीत वाला दिखाई देगा और जो नहीं दिखाई देगा, जो दोष होगा वही आपको दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों कि निकट की दिखाई देती है, दूर वाला गायब हो जाता है, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर वाला तो दिखाई देता है, निकट वाला गायब हो जाता है। अब इसमें आप एग्जाम्पल समझना चाहते हैं, अपने सोसाइटी में जितने लोगों को देखते हैं, यदि दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो चश्मा हटा करके ऊपर देखते हैं कौन व्यक्ति है कि नहीं है।
तो नज़दीक की जब देखना होता है वस्तुओं को तो चश्मा गिरा करके देखते हैं, यानी उनको जब पेपर पढ़ना होगा तो चश्मा गिरा कर पढ़ेंगे, क्योंकि निकट वाला तो गड़बड़ है ना, उनको दूर दृष्टि दोष है तो दूर वाला स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन जब दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो चश्मा लगा कर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उस चश्मा को उठा कर देखेंगे कौन व्यक्ति आ रहा है कि नहीं। तो आप समझिए कि जो व्यक्ति चश्मा उठा करके दूर की वस्तुओं को देख रहा है या किसी को आते हुए जाते हुए देख रहा है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उसको दूर दृष्टि दोष है, मतलब दूर वाला दिखाई दे रहा है और निकट वाला दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए कि दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें लेंस की जो क्षमता होती है दोस्तों वो क्या होती है, घट गई होती है, तो उसको हमको बढ़ाना पड़ता है जितना घटा हुआ है, इसीलिए आँख चेक होता है और जितना आपको घटा होता है उतना क्या करता है डॉक्टर पॉजिटिव वाला चश्मा आपको देता है उत्तल लेंस का, उसमें चश्मा में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। और जब चश्मा लगा लेते हैं तब आपको निकट और दूर दोनों दिखाई देने लगता है, तो तब हमारे आँख में दोष मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो अब हमको पूरा उम्मीद है कि आप बखूबी इसको समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दोष में चलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका नाम है प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। इसका नाम है दोस्तों जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है जरा सा समझिएगा, ठीक है। ये आँख ऐसा दोस्तों है कि अब मत पूछिए आँख के बारे में, ठीक है। हमारे आँख में आँख डाल करके आप देखिए, कोई दोस्त दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ना। तो ऐसे ही दोस्तों आज नहीं तो कल ना ये जरा दृष्टि दोष सबको होने वाला है, ठीक है। ये जरा दृष्टि दोष एक एज पर निर्भर करता है, यानी वृद्धावस्था में हो जाता है, ठीक है। हम जानते हैं दोस्तों कि वृद्धावस्था में क्या होता है कि हमारी क्षमता खो जाती है, खाने पीने की क्षमता हो, चलने की क्षमता हो, देखने की क्षमता हो, कार्य करने की क्षमता हो, यानी एनीवे कोई भी क्षमता होती है वो क्या होती है, शिथिल हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। उसी प्रकार से हमारा जो नेत्र लेंस है, ठीक है, तो वृद्धावस्था में क्या होता है दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि नेत्र लेंस को ये सिलेरी बॉडी जो पश्चमाभी पेशियां इसको पकड़ी रखती हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एरो का चिन्ह इसीलिए बताया गया है कि ये जो आप देख रहे हैं ये सिलेरी बॉडीज हैं, ये नेत्र लेंस को क्या की हुई हैं, पकड़ी हुई हैं, ठीक है। और यही आपको नेत्र लेंस को सिकुड़ाती और फैलाने का काम करती हैं, पुश अप करती हैं, पुश डाउन, ठीक है। तो अब ये काम करना क्या कर देती हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमारा क्या होता है क्षमता गड़बड़ होने लगती है। तो जरा दृष्टि दोष कब होता है, जब हमारे आँख की जो समंजन क्षमता है जिसको हमने पहले आपको बताया, तो इसको नेत्र लेंस को सिकुड़ाने और फैलाने की जो क्षमता है वो क्या होती है दोस्तों, कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो जब कमज़ोर हो जाती है तो ना ही जब ये अप डाउन नहीं करेगा, कैमरा वाला में जूम करने वाला सिस्टम खराब हो जाएगा, तो हम न दूर को देख सकते हैं फिगर, न नज़दीक लाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारा ये जूम करने का सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है, या कमज़ोर हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा या लगभग समाप्त हो जाएगा, तो ना तो हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं और ना ही निकट की वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाया गया कि ये तो आपका नॉर्मल आई है, ठीक है, ये रेटिना पर यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है कि ये इसमें रेटिना की इमेज जो है, इमेज बिहाइंड द रेटिना, ठीक है, रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है। और ये जो है जब हम यहाँ पर दोष मुक्त करने के लिए यहाँ पर लेंस लगा दिया गया है तो हमारा फिर रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगा, यानी हमको बचपन में कोई दोष नहीं है, अभी आप में भी हमारे में भी कोई दोष नहीं है, ठीक है तो लिख करके कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। तो नेत्र लेंस नॉर्मल पोजीशन पर हमारा है अभी, मानव नेत्र यहाँ पर ह्यूमन आई, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हम बूढ़े हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर रेटिना के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनने लगता है इस कंडीशन में भी, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि इसको सुधार कैसे करते हैं तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों, कि वृद्धावस्था में आँख की समंजन क्षमता क्या होती है, शिथिल हो जाती है या काम करना बंद कर देती है, ठीक है, या बहुत अल्प मात्रा में काम करती है, जिसके चलते ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है दोस्तों और ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। तो जब दूर और निकट दोनों वाला मामला इसमें गड़बड़ हो जाता है तब तो बहुत दिक्कत होता है, तो बढ़ोतरी में दिक्कत होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है कि उम्र के हिसाब से हमारे नेत्र में कौन सा दोष होता है, तो जरा दृष्टि दोष, ठीक है। देखो ना जरा सा, ठीक है ना। तो जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष का मतलब कि जरा माने बुढ़ापा और दृष्टि दोष माने बुढ़ापे में जो दोष होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष
इसको प्रेस बायोपिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंख की समंजन क्षमता क्या होती है, कमजोर शिथिल हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। इसमें न तो दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, न ही नज़दीक वाला दिखाई देता है। तो दोनों यहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तब इसमें क्या किया जाता है दोस्तों कि द्विफोकसी लेंस यानी बाइफोकल लेंस, यानी चश्मे में यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे इस फिगर में ना, ये बूढ़ी माता जी हैं, देख रहे हैं इनके मतलब यहाँ पर जो ये लेंस आपका देख रहे हैं नीचे, ठीक है, ये तो आपका चश्मा हो गया। ठीक है, इस चश्मे में क्या हो गया कि ये जो ऊपर का वाला भाग है आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये ऊपर का जो चश्मा वाला है ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो नीचे का है इसमें दो लेंस लगा होता है, ये नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला फार और नीचे वाला नियर, ठीक है, यानी ऊपर मतलब दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो ऊपर वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं, और जब निकट की वस्तुओं को देखना होता है तो नीचे वाला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी चश्मा लगाए रहेंगे, ठीक ना, और जब हमको नज़दीक देखना होगा तो उसमें नीचे वाला में ताकेंगे, देखेंगे, और दूर देखना होगा तो सीधा चश्मा में देखेंगे तो दूर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें दोनों लेंस गड़बड़ी हो जाती है, इसीलिए इसमें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें द्विफोकसी लेंस यानी दोनों लेंस जिसमें दोनों गड़बड़ी है, अब निकट की दिखाई नहीं देगी तो दूरदृष्टि दोष न है तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे ना, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट को देखने के लिए, और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर को देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का ना, तो इसमें दोनों लेंसों को लगाया जाता है। आप चश्मा के बीच में देखे होंगे, ये चश्मा है तो बीच में आपका कटा होता है, ठीक है, या इस प्रकार से इसमें ऐसे लगा होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों लेंस लगाया जाता है ताकि आपका दूर वाला में मामला गड़बड़ है और नज़दीक वाला में मामला गड़बड़ है, तो दोनों मामला सही करना है ना, तो दोनों लेंस का प्रयोग करेंगे तब ना। केवल दूर दृष्टि होता तो उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिया जाता, केवल निकट होता तो अवतल लेंस का प्रयोग कर दिया जाता, लेकिन जिसमें दोनों गड़बड़ी है तो दोनों लेंस का होना आवश्यक है कि नहीं है। ठीक है, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप बखूबी समझ गए होंगे जरा दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, नहीं तो आने वाले समय में ना ये सबको होने वाला है। ठीक है, तो इस कभी किसी को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आज तो जो है रासायनिक पदार्थों का हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो आँख में ऐसे ही गड़बड़ी हो जा रही है, लेकिन आने वाले समय में ये सबको होना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दोष पर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको डिफेक्ट ऑफ विजन में क्या है दोस्तों, तो अबिंदुकता। ठीक है, इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ये अबिंदुकता क्या होता है दोस्तों, तो इसमें आप जो देख रहे हैं ये तो नॉर्मल आई है। ठीक है, ये नॉर्मल हमारा आई है, और मतलब नॉर्मल आई नहीं, यहाँ पर आपको दोष दिखाया गया है इसमें। ठीक है, कि प्रतिबिंब कहाँ बनना है, यहाँ पर बनना है। आप प्रतिबिंब देख रहे हैं कि उल्टा नहीं बनना है बल्कि कर्व बनना है। यहाँ पर फिगर इसको इस तरह से बनना चाहिए था, सीधा मूड़ी यहाँ पर इसका होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसका टेढ़ा प्रतिबिंब बना है, तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो ये दोष जो होता है दोस्तों अबिंदुकता, अबिंदुकता में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा ये कर्निया है, ठीक है, सबसे बाहरी परत जो होता है दोस्तों हमारे आँख का सबसे सामने वाला भाग, तो हमारे आँख में आप आँख डालकर देखिए, जो काला वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, इसी के ऊपर एक लेप चढ़ा रहता है। जैसे मोबाइल के ऊपर टेम्पर्ड ग्लास होता है ना, या कॉपी आप लेते हैं तो उसके ऊपर क्या चढ़ा रहता है, मतलब कवर चढ़ा रहता है पॉलिथीन का। ठीक है, तो टेम्पर्ड ग्लास जैसे होता है उसी प्रकार से हमारा जो नेत्र देख रहे हैं, इसमें जो काला वाला गोला वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसी को परितारिका कहते हैं, और इसी के ऊपर कर्निया का लेप चढ़ा रहता है, ऊपर जस्ट इसके चिपका होता है कर्निया। ठीक है, तो और नेत्रदान के समय इसी कर्निया को ही निकाला जाता है दोस्तों। तो यही कर्निया क्या होता है कि ये गोलाकार न होकर के ये कर्व हो जाता है। ठीक है, यानी टेढ़ा हो जाता है, इस तरह से न होकर के ये इस तरह से हो जाएगा या इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यह गोलाकार न होकर के ये कर्व हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब वस्तु इसमें से प्रकाश जब एंट्री करती है हमारे आँख में, तो क्या होता है कि रेटिना पर दो जगहों पर कटती है। ठीक है, यानी दो जगहों पर, जैसा कि हम फिगर में आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेंगे दोस्तों, जैसे ये आपका ए है, तो यहाँ पर तो प्रकाश, ये तो आपका
विजन हेल्दी आई का है, मतलब नॉर्मल आई का है, इसमें प्रकाश जा रहा है, रेटिना पर कट रहा है। लेकिन इसमें से क्या हो रहा है कि कर्निया के थोड़ा सा कर्व हो जाने के चलते इसमें यहाँ से प्रकाश क्या हो रहा है कि कुछ डाइवर्ट हो जा रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पर जाकर कट रहा है, एक इधर जा रहा है प्रकाश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रेटिना पर दो जगह प्रकाश मिलता है, ठीक है। तो हमारा मस्तिष्क जो है पहचानने में गड़बड़ी कर देता है। हम कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों आँख से एक साथ दो वस्तुओं को पढ़ सके या दो चीज़ों को पढ़ सके हम लोग, ऐसा तो नहीं हो सकता है। या एक साथ दो वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं अलग अलग आँख से, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें ये गड़बड़ी होती है। तो जैसे हमारा रेटिना क्या होता है, कर्निया कि इसमें थोड़ा सा कर्व हो जाता है, और कर्व होने के चक्कर में क्या होता है कि ये जब इसमें से हो करके एंट्री करती है प्रकाश, तो जा करके दो जगहों पर रेटिना पर बनता है। तो मस्तिष्क जो है समझने में थोड़ा सा दिक्कत कर देता है कि कौन किसको समझे, किसको ओरिजिनल देख रहा है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में अंतर नहीं समझ पाती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि इसमें जितना भी कर्व लाइन मतलब वर्टिकल लाइन है, या तो वर्टिकल लाइन को इसमें आप देख सकते हैं और या तो हॉरिजॉन्टल, यानी नेत्र लेंस जो होता है, जिसको यदि वर्टिकल को नेत्र लेंस हमारा देख रहा है रेटिना, ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब तो बनेगा, दो जगहों पर बनना है ना। तो यदि हमारा मस्तिष्क वर्टिकल वाला को यानी वर्टिकल वाला को देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल वाला को नहीं देखेगा। यानी हम सड़कों पर चल रहे, यदि सड़क हमको दिखाई दे रहा जो कि हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, तो उस पर यदि पोल कोई खड़ा होगा जो कि वर्टिकल पोल लगा होता है ना, तो वो हमको पोल दिखाई नहीं देगा। जाएंगे अब पोलवे में क्या करेंगे, टकरा जाएंगे तो सर फट जाएगा, एक तो दोष बटले आँख में और एक और दोष हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि इसमें क्षैतिज दिखाई देता है तो ऊर्ध्वाधर नहीं, और ऊर्ध्वाधर दिखाई देता है तो क्षैतिज नहीं, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है किसी एक ही जो जहाँ रेटिना पर दो जगह प्रतिबिंब बनता है तो किसी एक ही को समझ पाता है, दोनों को एक साथ समझने में असक्षम होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस दोष को दूर करने के लिए दोस्तों यह बेलनाकार लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग कर देते हैं तो इसमें प्रकाश निकलता है, कर्निया चूंकि कर्व हो जाता है तो उसको ले जाकर के इसमें बेलनाकार रहेगा, तभी न जाकर के प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। इसीलिए अबिंदुकता में क्या होता है कि इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों पढ़ते हैं वर्णांधता, ठीक है। अब वर्णांधता क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। एक होता है क्षण कोशिका और एक होता है शंकु कोशिका, ठीक है, शंकु कोशिका। तो एक क्षण कोशिका होता है, एक शंकु कोशिका हमारे रेटिना में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब शंकु कोशिका है, ठीक है। और ये सब जो दिखाई दे रहा है आपको ये रड सेल है, रड की तरह है, ठीक है। तो हमारे रेटिना में जो कि सबसे नीचे वाला लेयर तीसरा लेयर होता है जहाँ प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, उसमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं दोस्तों। एक होता है शंकु कोशिका कोन सेल और एक होता है क्षण कोशिका रड सेल, ठीक है। तो जिस व्यक्ति में शंकु कोशिकाओं में कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसको सभी रंगों की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं या कलर विजन कहते हैं, ठीक है, यानी वर्णांधता, ठीक है। यानी उसको सभी वर्ण को पहचानने में अंधापन हो जाता है, मतलब सभी वर्ण माने रंग, जो सभी रंगों को पहचान करने की क्षमता खो देता है। क्यों खो देता है, क्योंकि उसमें जो शंकु कोशिकाएं हैं उसमें क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें किस किस रंग को हम लोग नहीं देख पाते हैं, जिसको वर्णांधता होता है वो किस किस कलर को नहीं पहचान सकता है, ठीक है। तो यह किसके कारण होता है दोस्तों वर्णांधता, तो यह शंकु कोशिकाओं के कारण होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर समझेंगे हम लोग थोड़ा सा कि इसमें तीन रंगों को पहचान करने में असमर्थ हो जाता है व्यक्ति, तीन रंगों को, ठीक है, तीन रंगों को। तो ऐसा नहीं है कि एक साथ तीनों रंग में गड़बड़ी हो सकती है। तो इसमें तीन रंग को कौन कौन पहचानने में असमर्थ हो जाता है व्यक्ति, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति। तो इसमें पहला है लाल रंग, ठीक है, लाल रंग को नहीं पहचान सकता है। इसके बाद हरे रंग को नहीं पहचान सकता है, हरा रंग, ठीक है। और इसके बाद तीसरा होता है दोस्तों नीला रंग, ठीक है। ये तीनों को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक रंग, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति ये तीनों रंगों को नहीं पहचानेगा, ठीक है।
मतलब जरूर केवल कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस है तो केवल लाल रंग को नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि केवल हरे रंग को नहीं पहचान पाते हैं, बाकी सब रंग को पहचान पाते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति आपको कलर ब्लाइंडनेस वाला मिलेंगे जो नीला रंग को पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं, बाकी सबको पहचानते हैं। और कोई ऐसे भी व्यक्ति है कलर ब्लाइंडनेस से जो तीनों रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है। यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को यही 3 रंगों को पहचानने में गड़बड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो इस दोष से व्यक्ति कभी भी सेना में नहीं जा सकता है, कभी भी ट्रेन का जो है पायलट नहीं बन सकता है, ड्राइवर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसमें सिग्नल पर ही चलना है, लाल हरा, और ललके हरियर का इसमें गड़बड़ है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, तो जिस व्यक्ति को केवल लाल रंग नहीं पहचान में आता है, कलर ब्लाइंडनेस वाला, तो उसको बोलते हैं लाल रंग की पहचान नहीं हो पाना को, इस घटना को बोलते हैं प्रोटानोपिया, प्रोटानोपिया, ठीक है। इसके बाद जिस व्यक्ति को हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है इसको बोलते हैं ड्यूटेरानोपिया, ड्यूटेरानोपिया, ठीक है दोस्तों। और जिस व्यक्ति को केवल नीला रंग नहीं पहचान पा रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रिटानोपिया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप जो है ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब वर्णांधता कैसे होता है, क्यों होता है, तो जिस व्यक्ति में शंकु कोशिकाओं में कमी हो जाती है उसको वर्णांधता नामक रोग होता है, ठीक है। और इस रोग में क्या होता है कि लाल रंग, हरे रंग और नीले रंग की पहचान नहीं हो पाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को तीनों रंग नहीं पहचान पाएगा। कोई व्यक्ति होता है कि केवल लाल रंग को नहीं पहचान सकता है तो उसको प्रोटानोपिया कहते हैं इस घटना को। कोई व्यक्ति हरा रंग को नहीं पहचान सकता है केवल, तो उसको ड्यूटेरानोपिया कहते हैं। कोई व्यक्ति केवल नीला रंग को नहीं पहचान सकता है तो उसको ट्रिटानोपिया कहते हैं, ठीक है। और कोई व्यक्ति ऐसा भी मिलेगा जो तीनों रंगों को नहीं पहचान सकता है, ठीक है, तीनों रंगों को नहीं पहचान सकता है। ये तीनों रंग को जो नहीं पहचानेगा उसको बोलते हैं ट्राइक्रोमेसी, ट्राइक्रोमेसी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये प्रोटानोपिया, ड्यूटेरानोपिया, ट्रिटानोपिया और ट्राइक्रोमेसी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो तीनों रंग को पहचान करने में असमर्थ हो जाएगा तो ट्राइक्रोमेसी कहेंगे, नीला रंग को पहचानने में असमर्थ होगा तो ट्रिटानोपिया कहेंगे, हरा रंग को पहचानने में असमर्थ हो जाएगा तो ड्यूटेरानोपिया, और लाल रंग को पहचानने में असमर्थ हो जाएगा तो प्रोटानोपिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, अब इसमें हम लोग समझते हैं कि वर्णांधता जो रोग होता है दोस्तों, ठीक है, यह जो जीन होता है, ठीक है, यह एक्स जीन पर यानी एक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, एक्स क्रोमोसोम पर। यानी 8% पूरे विश्व की यदि बात किया जाए पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में 8% पुरुष जो है वर्णांधता रोग से पीड़ित हैं, ठीक है, और 1% जो है महिला इस रोग से पीड़ित हैं, ठीक है। पूरे विश्व की बात यदि की जाए तो लगभग 8% पुरुष को वर्णांधता नामक रोग है और 1% महिला को है, ठीक है। और ये ऐसी बीमारी है दोस्तों कि यह अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक्स रोग है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये कोई कारणों से या बाहर जन्म लेने के बाद ये दोष नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है। शायद उत्पन्न हो सकता है किसी मतलब सर्जरी वगैरह के कारण से, यदि कोई सर्जरी हम आँख में करा रहे हैं और डॉक्टर द्वारा जो है शंकु कोशिकाओं में थोड़ा सा छेड़छाड़ हो गया तो हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है, ऐसा नहीं के बराबर होता है। ज़्यादातर यह मामला जो है जन्मजात का होता है, ठीक है, क्योंकि यह जेनेटिक्स रोग में आता है, इसीलिए इसका इलाज संभव नहीं है। तो इसमें इसका जीन किस पर स्थित रहता है, तो एक्स क्रोमोसोम पर निर्भर, मतलब इसका जीन किस पर स्थित रहता है, तो एक्स क्रोमोसोम पर रहता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि पुरुषों में 10 गुना होता है, यानी महिलाओं की अपेक्षा में पुरुषों में यह रोग क्या होता है, 10 गुना पुरुषों में, यानी महिलाओं में कह सकते हैं कम होता है, लेकिन पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा क्या होता है दोस्तों, 10 गुना बीमारी होती है। तो ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है, महिला की बात करें तो महिला इस रोग की वाहक हैं, यानी मालवाहक कह सकते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर वर्णांधता का वाहक कौन होती है, तो महिलाएं होती हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई पिता है, इसका संतान हुआ, एक पुत्र और एक पुत्री,
और इसके खानदान में किसी को वर्णांतता हुआ है तो इसमें ज़्यादातर चांस बनता है पुत्र में कलर ब्लाइंडनेस होने का, पुत्री में चांस नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन पुत्री क्या होती हैं, इसको ढोने का काम करती हैं। अब इस पुत्री का शादी हो गया, ये अपने ससुराल में चली गई, ठीक है। तो अब इसका इस लड़की का यदि संतान होता है जिसमें एक पुत्र और एक पुत्री होती है, यदि सपोज दैट, तो इसके पुत्री में भी कम होने की संभावना है। ज़्यादा संभावना किस में है दोस्तों, तो इसके पुत्र में होने का। तो जब पुत्र में हो जाता है, ठीक है, तो सास तुरंत गाली देने लगती हैं कि ये तो हमारे खानदान में तो ऐसा होबे नहीं किया था, ये कहाँ से आ गया वर्णांतता हमारे घर में, तो यही लाई है, ठीक है। अब वो क्या करती है सास, तो कभी सास भी बहुत थी ना, ठीक है। तो सास क्या करती है, वो अपने बहू को क्या करती है, कोसती है कि यहाँ वो अपने मायके से लेकर आई है। तो ऐसा सही बात बोलती है, लेकिन बोलना किसी को कोसना नहीं चाहिए। तो क्योंकि यह कोई मतलब आदमी जो है जानबूझ करके ऐसा नहीं करता है, क्योंकि अनुवांशिक रोग है। तो कहने का मतलब दोस्तों है कि इसमें महिलाएं जो है इसका वाहक होती हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। लेकिन होता सबसे ज़्यादा किस में है, तो पुरुषों में। इसीलिए 8% विश्व के पुरुषों में वर्णांतर नामक रोग है और 1% महिलाओं में है, ठीक है। यानी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में 10 गुना वर्णांधता नामक रोग होता है। तो आप बहुत बखूबी समझ गए होंगे कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है दोस्तों, और इसका कोई इलाज संभव नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, ये डाल्टोनिज्म का है। तो डाल्टोनिज्म में भी वर्णांधता का ही एक फॉर्मेट है। इसमें लाल रंग आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसी का फॉर्मेट दूसरा नाम कह सकते हैं, जस्ट उसी का छोटा भाई कह सकते हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह ही कहेंगे, कौन रहेगा, ठीक है। वो तो दिखाई नहीं भी देता है। और डाल्टोनी में भी कहता है कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम कैसे दिखाई देने देंगे। तो इसीलिए ये बड़े मियाँ तो छोटे मियाँ हो गया, ठीक है। तो अब जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट दोष पर, ठीक है। अब है रतौंधी, ठीक है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखना, ठीक है दोस्तों। तो अब रतौंधी किसके कारण होता है दोस्तों, तो रॉड सेल के कारण। यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, रॉड सेल, ठीक है। रॉड सेल के कारण रतौंधी होता है। तो अब इसमें क्या होता है, रतौंधी होता कैसे है, तो आपको यहाँ समझ लेना है कि रॉड सेल में, ठीक है दोस्तों, रॉड सेल में रोडोप्सिन नामक क्या होता है दोस्तों, संयुग्मी प्रोटीन पाया जाता है, संयुग्मी प्रोटीन, ठीक है। संयुग्मी तो रॉड सेल में दोस्तों होता क्या है कि इसमें संयुग्मी प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, संयुग्मी प्रोटीन। तो रोडोप्सिन जो होता है यह 2 चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक होता है ऑप्सिन और एक होता है रेटिनल। ये 2 चीजों से मिलकर रोडोप्सिन बना होता है। ऑप्सिन तो प्रोटीन होता है, ठीक है, और रेटिनल क्या होता है, अप्रोटीन होता है, ठीक है। तो ऑप्सिन जब भी हम जाते हैं धूप में, चूंकि रड सेल के कारण, रड सेल का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। जिस प्रकार से हमारी आंख किसी वस्तु को देखती है तो शंकु कोशिकाओं के कारण हम रंगों की पहचान कर पाते हैं, और रड सेल के कारण ही हम अंधेरे में, जहाँ लाइट वगैरह बत्ती नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, तो वहाँ पर हम चलते हैं तो हमको मतलब अनुभव होता है ना, बिना अनुभव को तो हम नहीं चल पाएंगे। तो अनुभव कराने का, अनुभूति कराने का काम रड सेल होता है। और रड सेल में गड़बड़ी हो जाएगा, उल्लू का रड सेल बहुत तगड़ा होता है, इसलिए वो रात में आराम से देखता है, ठीक ना। और मानव में क्या होता है कि खान पान गड़बड़ हो जाने के कारण थोड़ा सा रड सेल में कमी हो जाती है, जिसके चलते रतौंधी हो जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो रड सेल का काम है अंधेरे में देखना, रड सेल गड़बड़ हो जाएगा तो अंधेरा में कहाँ से देख पाएंगे, इसीलिए रात में हमको नहीं दिखेगा, ब्लाइंड हो जाएंगे रात के लिए, इसलिए इसको नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, रतौंधी के नाम से। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, रड सेल में रोडोप्सिन नामक संयुग्मी प्रोटीन पाया जाता है, जो कि ऑप्सिन और रेटिनल से मिलकर बना होता है। तो जब हम प्रकाश में जाते हैं तो ये जो रोडोप्सिन होता है ये ऑप्सिन में और रेटिनल में क्या होता है, विखंडित हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम अंधेरे में जाते हैं तब ये क्या होता है, संयुक्त हो जाता है, मतलब मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अब जिस व्यक्ति में रेटिनल की कमी हो जाएगी,
ठीक है, रड सेल में रेटिनल की कमी हो जाएगी तो अंधेरे में जाएगा तो ये दोनों मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो रेटिनल जो होता है वो ज़्यादा मतलब विटामिन ए से ही प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, रेटिनल क्या होता है, विटामिन ए से, चूँकि ऑप्शन तो उसमें रहता है लेकिन रेटिनल में कमी आ जाती है, जिसके चलते संयुग्मी प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है अंधेरे में जाने पर। इसी के चलते हमको रात में दिखाई नहीं देता है। तो रेटिनल किससे, चूँकि रेटिनल क्या होता है, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है और उसी शब्द से रेटिनल है। ठीक है, तो रेटिनल में गड़बड़ी हो जाती है, रेटिनल कमी हो जाता है रेटिनल में। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग हरा साग सब्जी नहीं खा पाते हैं, गाजर नहीं खा पाते हैं। ठीक है, यानी जो स्रोत है विटामिन ए का उसको हम भरपूर मात्रा में नहीं लेते हैं, तो हमको रेटिनल का निर्माण हमारे रड सेल में नहीं हो पाता है, जिसके चलते क्या होता है कि रोडोप्सिन का निर्माण नहीं हो पाता है या संयुग्म नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसके चलते हमको रात में दिखाई नहीं देता है। तो आप बखूबी समझ गए होंगे। तो इसीलिए रतौंधी का है तो मतलब दवा भी आता है विटामिन ए का, या आप विटामिन ए का जो स्रोत है वो खा पी करके आप जो है अपने आप को तंदुरुस्त कर सकते हैं, अपने रड सेल को तंदुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद है शुष्का छिपाक। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि इस नाम से हिंदी नाम है। ठीक है, इसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन शुष्का छिपाक इसका मतलब प्योर हिंदी नाम कह सकते हैं। तो इसमें जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है दोस्तों, ये रतौंधी का ही दूसरा फॉर्मेट कह सकते हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान, जैसा कि बताया। तो ये जो है जीरोप्थेल्मिया का ही छोटका भाई है। ठीक है, रतौंधी का। इसमें क्या होता है कि आँख से हमारा पानी गिरने लगता है। ठीक है, आँख से जब ज़्यादा मात्रा में पानी गिरने लगता है तो हमारा जो आगे का जो भाग आप देख रहे हैं, ठीक है, कंजक्टिवा जिसे कहते हैं, यानी जितना भी आपके हमारा सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सफ़ेद भाग सूखने लगता है। जब पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, कोई भी वस्तु सूख जाएगी। हम लोग को पानी ना मिले तो हम लोग भी सूख जाएंगे कि नहीं सूख जाएंगे। तो नमी रहेगी तब ना ताज़ा रहेगा, और नमी नहीं रहेगी तो सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा। तो इसमें जब ज़्यादा मात्रा में पानी गिरने लगता है तो हमारा जो श्वेत पटल होता है, जो सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है, इसको श्वेत पटल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको सूखने लगता है और यहाँ पर देख रहे हैं कि आप इसमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे मतलब धब्बा बनने लगते हैं। ठीक है, तो ये रतौंधी का कारण बन जाता है। यानी शुष्का छिपाक को कोई मतलब ज़्यादा गड़बड़ी वाला मामला नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान न दिया जाए, आँख से पानी गिरता जाए तो इसमें क्या हो जाता है कि आने वाले समय में इसी के कारण हमको रतौंधी भी हो सकता है। मतलब रतौंधी और इसमें अनुनाश्रय संबंध है। ठीक ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है दोस्तों कि आँख में जो आप देख रहे हैं कर्निया वाला भाग या श्वेत पटल वाला भाग, जो सामने वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसमें से पानी गिरने लगता है। ठीक है, तो पानी लगातार गिरने के कारण क्या होता है कि हमारा जो मतलब परितारिका वगैरह है, जो आँख का सामने वाला भाग आप देख रहे हैं, ये सूखने लगता है और इस पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बनने लगते हैं, जिसके चलते मतलब ये मटमैला कलर का हो जाता है आगे वाला पार्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग समझते हैं, अगला दोष में हम लोग चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आँख आना। इसको कंजक्टिवा भी कहते हैं। ठीक है, आँख आना कंजक्टिवा कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं महारानी जी को आँख लाल है। ठीक है, अब गुस्से में लाल है कि इनको कंजक्टिवा हुआ है तो भगवान जाने। ठीक है, लेकिन हमको कंजक्टिवा तो पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि अभी हमने बताया कि बहुत सारी झिल्लियाँ होती हैं। आप हमारे आँखों में आँखें डाल कर देखिए ना, आपको दिखाई देता होगा कि इसमें बहुत सारे जो सफ़ेद वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारी झिल्लियाँ होती हैं, झिल्लियों से मिलकर बना होता है। इसी में ये छोटा छोटा क्या होता है, झिल्ली होता है सफ़ेद वाले भाग में, इसी को बोलते हैं कंजक्टिवा। ठीक है, और यह जो है किसी कारणवश बाहरी रासायनिक प्रभावों के कारण या धूल कण पड़ जाने के कारण ये क्या होता है, लाल हो जाता है। ठीक है, संक्रमित हो जाता है। तो जब ये लाल हो जाता है इसी को बोलते हैं आँख आना। ठीक है दोस्तों, तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ठीक है, ये मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं। आँख में धूल कण चला जाता है तो ऐसे भी हम लोगों का क्या होता है, आँख लाल हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट रोग के बारे में। अब देखिए मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद के बारे में हम लोग समझते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मोतियाबिंद में क्या होता है दोस्तों, यह सबसे बड़ा अंधापन का कारण है। लगभग 62.8% लोग हमारे देश में अंधापन का कारण है। इतने % लोगों का मोतियाबिंद। गांव में किसी से आप पूछिएगा कि किसका ऑपरेशन कराए हैं तो मोतियाबिंद का कराए हैं। ठीक है, मोतियाबिंद जो है अंधापन का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कारण है।
और सारी जो बीमारियां जो हमने बताया, आंख का जो दोष बताया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तो जितना भी हमने आपको दोष बताया सबका कोई ना कोई इलाज है, उसका मतलब काम चल जाता है। लेकिन मोतियाबिंद जिसको हो जाता है दोस्तों, ठीक है, तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है, यानी अंधापन ही उसका एकमात्र विकल्प है, यानी आप अंधे ही हो सकते हैं, उसका कोई भी अस्मा चश्मा का कोई भी उपयोग नहीं कर सकते उसमें, उसका मात्र विकल्प है सर्जरी। सर्जरी होगा तभी आपका उसमें दिक्कत होगा, मतलब ठीक होगा। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि नॉर्मल आई है, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि इससे पीठ जैसा कि घेरा बनाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्निया है परतारिका, उसके पीछे नेत्र लेंस होता है, तो नेत्र लेंस क्या हो गया, सफ़ेद हो गया है, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जैसे मोबाइल पर आप टेम्पर्ड ग्लास लगवाते हैं, ठीक है, तो जब नया होता है तो बिल्कुल आपको क्लीन दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आपका मोबाइल पुराना होता जाता है तो टेम्पर्ड ग्लास क्या होता है, मटमैला हो जाता है, यानी वो उसमें आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देगा स्क्रीन। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा नेत्र लेंस होता है, ठीक है, वो आने वाले समय में जब ज़्यादा हमारा एज हो जाता है तो लगभग क्या होता है, धीरे धीरे मटमैला होने लगता है, दुधिया हो जाता है, सफ़ेद रंग का हो जाता है, जिसके चलते हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट तौर पर धुंधला दिखाई देने लगता है। तो वहीं बोलते हैं कि मोतियाबिंद छेक लिया है, ठीक ना, मोतियाबिंद छेकने लगता है। तो धीरे धीरे वो पूरे कवर कर लेता है पूरे आँख पर, ठीक है। तो जब पूरे आँख पर कवर कर लेगा, यानी पूरा हमारा नेत्र लेंस जब दुधिया हो जाएगा तब काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें चश्मा, अब पूछा जाएगा आपसे कि वह कौन सा नेत्र दोष है जिसमें बिना चश्मा का मतलब एकमात्र उसका विकल्प सर्जरी है, तो उसका नाम है दोस्तों मोतियाबिंद, ठीक है। इसको कैटरेक्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में मोतियाबिंद को कैटरेक्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि डॉक्टर इसका सर्जरी करता है, और जब सर्जरी करता है तो जो नेत्र लेंस है जो कि दुधिया हो चुका है, खराब हो चुका है, उसको बाहर निकाल देता है और उसके जगह पर दूसरा लेंस, आर्टिफिशियल लेंस जो होता है आर्टिफिशियल, उसको वहाँ पर एडजस्ट कर देता है, तब हम जो है किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आप बहुत लोगों को सुने होंगे, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कि मोतियाबिंद के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, या शहरी क्षेत्रों में, ऐसा नहीं कि शहर में रहने वाले लोग जो है मोतियाबिंद नहीं होगा, सबको होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोतियाबिंद जो है ये सबसे खतरनाक आँख का दोष है। इसके चलते जो है हमारे देश में 62.8% लोग जो है अंधा हो चुके हैं। ये सबसे अंधापन का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि धीरे धीरे हमारा नेत्र लेंस दुधिया होता जाता है, धीरे धीरे छेक लेता है तो मामला गड़बड़ हो जाती है, अंधा हो जाते हैं। तो यह जब हमारा नेत्र लेंस गड़बड़ हो जाता है, जब पूरा खत्म हो जाएगा तो हमारा एक आँख काम करना बंद कर देगा, तो एक आँख से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए इसका एकमात्र विकल्प क्या है दोस्तों, इसका एकमात्र विकल्प है मोतियाबिंद का ऑपरेशन, सर्जरी। अब चलते हैं समलबाई, ठीक है। समलबाई ये क्या होता है, इसको दोस्तों ग्लूकोमा कहते हैं, समलबाई कह सकते हैं, ग्लूकोमा, या इसको काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं काला मोतियाबिंद, ठीक है, काला मोतिया या काला मोतियाबिंद कहते हैं इसको। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, समलबाई इसको बोलते हैं, सबलबाई ग्लूकोमा, या इसको काला मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है अंधापन का। सबसे बड़ा कारण तो अंधापन का कौन था, मोतियाबिंद। आईसी का भाई है, कई ठे भाई इसमें आ रहा है, ठीक है, बात समझ रहे ना। वर्णांता का भाई था कौन, डाल्टोनिज्म। रतौंधी का भाई कौन था, जीरोप्थेल्मिया। अब काला मोतियाबिंद का आ गया छोटका भाई, मतलब मोतियाबिंद का छोटका भाई है काला मोतियाबिंद, ठीक ना। तो इसमें समलबाई, इसको ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ फिगर से हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ये आपका ऑप्टिक नर्व से, जैसे कि ये रेटिना हो गया, ठीक है, और रेटिना को छेद कर ही दृष्टि पेशियां मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं, इसी को ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। और ऑप्टिक नर्व न रहे तो हम प्रतिबिंब को सीधा अनुभव नहीं कर सकते हैं। यही सूचना देता है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क को सूचना देता है, तब जाकर मस्तिष्क हम किसी वस्तु को सीधा अनुभव कर पाता है। और ये जो बीच में आप जो द्रव देख रहे हैं, ये विट्रस ह्यूमर है, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं कचाव द्रव। और ये जो है एंटेरियर चैम्बर है, ठीक है, एंटेरियर चैम्बर है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जितना भी आप देख रहे हैं इसमें जो द्रव भरा रहता है, तो कहने का मतलब कि बहुत सारे तरल पदार्थ हमारे आँख में होते हैं, नेत्र में होते हैं, ठीक है। जलीय द्रव होता है, कचाव द्रव, दो प्रकार के तरल पदार्थ पाए जाते हैं। तो उन द्रवों को क्या करना होता है कि यदि बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है,
तो आँख के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रेशर बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है। यदि नली जो है ब्लॉकेज कर जाए, जिस नली से, जिस छोटी छोटी नलियों से जो है तरल पदार्थ हमारे आँख से निकलते रहते हैं, तो जब वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, ठीक है, तो हमारे नेत्र में, नेत्र के अंदर क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि जब प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, ये चारों तरफ प्रेस करने लगती हैं, तो रेटिना को प्रेस करती हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स को प्रेस करती हैं चारों तरफ, ठीक है। तो जब ये प्रेस करने लगती हैं चारों तरफ, ठीक है, तो हमारे आँख के अंदर दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है। तो दोस्तों जब इसके अंदर दबाव बढ़ जाता है तो इसी को बोलते हैं इंट्रा ओकुलर प्रेशर, ठीक है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर कहते हैं। यानी जब आँख के अंदर नलियों के माध्यम से जब तरल पदार्थ आँख से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो आँख के अंदर जो है, ठीक है, क्या होता है कि तरल पदार्थ आँख के अंदर वाले पार्ट में दबाव, प्रेशर बनाते हैं, ठीक है, चारों तरफ उसको प्रेस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा ऑप्टिक नर्व्स, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, दृष्टि पेशियां कहते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, या हमारा जो है रेटिना का आकार घट-बढ़ हो सकता है, रेटिना क्षतिग्रस्त हो सकती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, जो हमारे आँख के अंदर दबाव जो उत्पन्न हो जाता है, इसी को दोस्तों बोलते हैं इंट्रा ओकुलर प्रेशर, ठीक है। और इसी प्रेशर के कारण क्या होता है कि हमको पता नहीं चलता है, ठीक है, ये कई प्रकार का होता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये क्या होता है कि कभी कभी पता नहीं चलता है, तो ये चोरी छिपे हमारे आँख में, मतलब ये रोग होता है, दृष्टि दोष होता है, और धीरे धीरे हमारे आँख को क्या करता है, अंधापन की ओर ले जाता है। तो इसमें जितना भी हमारा अंधा हो गया होगा, जितना भी हमारा आँख में गड़बड़ी हो जाती है, जितना रोशनी चली गई होती है, तो उसको कभी भी हम वापस नहीं ला सकते हैं। जिसका 100% चला जाएगा तो 100% वो अंधा हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उस अंधेपन का, जितना अंधा हो गया है व्यक्ति, ठीक है, जितना उसकी रोशनी चली गई है उतना रोशनी को कभी वापस लाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है इसमें। तो ये बहुत खतरनाक है। मोतियाबिंद से भी छोटका वाला, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह जैसे कि जानते हैं, ठीक है, तो बड़े मियाँ तो थोड़ा सा कम घातक थे, लेकिन छोटे मियाँ तो और अधिक घातक हो गए, ठीक ना। इसमें क्या होगा कि इससे जितना भी रोशनी चली गई होती है उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता है। तो कुछ कुछ समलवाई में ऐसा भी होता है दोस्तों कि पता नहीं चलता है, और धीरे धीरे जब पता नहीं चलेगा हमको तो इलाज कैसे कराएंगे। इसीलिए आपको डॉक्टर की सलाह पर हर 1 साल 2 साल में आँख का चेकअप कराना चाहिए, ठीक है। तो हम यही आपसे उम्मीद करेंगे कि यदि आप हमारा वीडियो अभी देख रहे हैं, ठीक है, और हमसे आप सहमत हैं हमारी बातों से, तो आप जो है मतलब साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में आप अपने आँखों का मतलब चेकअप कराया करें, ताकि ये आँख रहेगा तभी आप देश जहान को देख सकते हैं, ठीक है, तभी ना अँखियों की झरोकों से देखेंगे, नहीं तो कहाँ से देख पाएंगे। तो इसीलिए इसमें हम लोग चलते हैं। तो आपने समलवाई के बारे में समझ लिया कि ग्लूकोमा क्या होता है, जिसको काला मोतियाबिंद कहते हैं। हमारे आँख के अंदर जो होता है, जब किसी कारणवश, ठीक है, नलियाँ ब्लॉकेज हो जाती हैं, जिससे कि तरल पदार्थ आँख से बाहर निकलता है, तो हमारे आँख के अंदर वो लिक्विड क्या होता है, तरल वाले जो पदार्थ हैं आँख के अंदर प्रेशर को बढ़ा देते हैं, चारों तरफ प्रेस करते हैं। इसके चलते आँखों के अंदर दबाव बढ़ जाता है। तो जब आँखों के अंदर दबाव बढ़ जाता है तो हमारा रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है, ऑप्टिक नर्व क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इसी आँख के अंदर जो दबाव होता है इसी को बोलते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर, ठीक है। और इसी दबाव के कारण अंधापन का कारण बन जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी को समलवाई कहते हैं। तो आइए हम आगे इसमें समझते हैं कि समलवाई होता क्या है, कितना प्रकार का होता है। तो इसमें काइंड्स ऑफ प्रकार, मतलब काइंड से इसका प्रकार, ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है, इसको बोलते हैं OAG, ओपन एंगल ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसा कि हमने आपको फिगर में अभी बताया कि इसमें जो नलियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, ब्लॉकेज कर जाती हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं करती हैं, लेकिन धीरे धीरे ब्लॉकेज कर रही होती हैं, ठीक है। या पहले पता चल जाता है तो हम लोग सुधार कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें इसीलिए उसको ओपन एंगल ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं। इसमें पूरी तरह से मतलब ब्लॉकेज नहीं हो पाता है, लेकिन ब्लॉकेज हो पाता है, यानी पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होता है। तरल पदार्थ थोड़ा बहुत आएगा, जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आएगा, तब प्रेशर थोड़ा बहुत रहेगा ना आँख के अंदर। और जब पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होगा। तो इसमें ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है दोस्तों कि इसमें प्रेशर जो है ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि मतलब इसमें प्रेशर जो होता है, इसमें भी होता है प्रेशर, क्योंकि
इसमें जो नलियां होती हैं, इसमें तरल पदार्थ जो है कम मात्रा में बाहर निकल पाते हैं। इसके बाद दूसरा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। अब क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा को CAG शॉर्ट कोड कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो तरल पदार्थ आँख से बाहर निकलते हैं वो पूरी तरह से वो नलियाँ ब्लॉकेज हो जाती हैं। जब पूरी तरह से ब्लॉकेज हो जाएंगी तो आँख से तरल पदार्थ तो नहीं निकल पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आँखों के अंदर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारे आँख में तेज दर्द होने लगता है, सिर में तेज दर्द होने लगता है। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। ये क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में थोड़ा बहुत भी तरल पदार्थ बाहर नहीं आता है, एकदम पूरी तरह से ब्लॉकेज हो जाता है नली आँख में, जो जिससे तरल पदार्थ बाहर आते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। इसके बाद है लो टेंशन ग्लूकोमा। लो टेंशन ग्लूकोमा में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें जो होता है, ठीक है, लो टेंशन ग्लूकोमा में कि यह जो है आपको पता नहीं चलता है, ये तो बहुत घातक है। इसमें तो तेज दर्द होता है, ठीक है। इसमें तो थोड़ा बहुत आपको तरल पदार्थ निकलते रहते हैं, इसमें पूरी तरह से नली ब्लॉकेज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको जो मतलब ऑप्टिक नर्व्स होता है, जो कि हमने बताया फिगर में, ऑप्टिक नर्व्स दृष्टि पेशियां पर बिल्कुल प्रेशर बढ़े बिना, यानी उस पर प्रेशर नहीं करेगा, लेकिन तब पर भी क्या होता है लो टेंशन, यानी आपको टेंशन कम देगा, लेकिन अंदर अंदर क्या करेगा, आपको अंधापन करता जाएगा, ठीक है, अंधा करता जाएगा। तो इसका जो है इसके मुख्य कारणों का पता अभी तक नहीं लग पाया है कि कैसे होता है, लेकिन दोस्तों कि इसके वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया अभी तक कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर दिए बिना ये जो है ये ग्लूकोमा होता है, ठीक है। लो टेंशन ग्लूकोमा, टेंशन कम देता है लेकिन हो जाता है, धीरे धीरे टेंशन देता है, ठीक है। इसमें पता नहीं चलता है, ना दर्द होगा ना कुछ होगा। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि इसमें जो है ऑप्टिक नर्व्स को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है पर्याप्त मात्रा में, जिसके चलते जो होता है ये लो टेंशन ग्लूकोमा होता है, ठीक है। तो कोनेजाइंटल ग्लूकोमा क्या होता है दोस्तों, चौथा नंबर पे, ये जन्मजात होता है। इसमें जो है वंशानुगत कह सकते हैं, इसको जेनेटिक्स कह सकते हैं, ठीक है। ये जन्मजात हो जाता है, इसमें आपको मतलब जन्म लेने के बाद नहीं, ये जन्मजात है, जन्म से ही हो जाता है किसी किसी व्यक्ति को। तो ऐसा मतलब बहुत कम लोगों को होता है। इसके बाद सेकेंडरी ग्लूकोमा, ठीक है। सेकेंडरी ग्लूकोमा का मतलब होता है दोस्तों, SG इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा, कि मतलब बाहरी कारणों से कोई चिकित्सीय मतलब क्या हो गया कि गड़बड़ हो गया, यानी कोई भी ऑपरेशन करना होता है, सर्जरी आँख में हो गया, जिसके चलते कहीं प्रेशर घट बढ़ गया, ठीक है, तो उसके चलते मतलब ये ग्लूकोमा होता है समल भाई। तो ये इस प्रकार से आपको 5 तरह का आपको होता है ग्लूकोमा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इसके बाद क्या है। इसके बाद है दोस्तों कि अब टेस्ट परीक्षण समल भाई का बहुत सारा परीक्षण किया जाता है। पहला है टोनोमेट्री टेस्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आंतरिक दबाव को मापने के लिए ये टोनोमेट्री टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है टोनोमेट्री टेस्ट में कि इसमें हमारे आंतरिक दबाव यानी आँख के अंदर कितना दबाव बढ़ा है उसको मापा जाता है, यानी आंतरिक दबाव को मापने के लिए टोनोमेट्री टेस्ट का प्रयोग किया है। क्योंकि समल भाई में क्या होता है दोस्तों कि हमारे आँख के अंदर इंटरओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। इसके बाद दूसरा है ऑप्थेल्मोस्कोपी टेस्ट। ऑप्थेल्मोस्कोपी टेस्ट में क्या होता है कि इसमें ऑप्टिक नर्व्स की वास्तविक स्थिति का मतलब पता लगाया जाता है कि ऑप्टिक्स जो नर्व्स है, दृष्टि पेशियाँ, वो अपने सही स्थान पर हैं कि इधर उधर चली गई हैं। क्योंकि दबाव बढ़ेगा जब आँख के अंदर समलबाई में, तो क्या होगा कि ऑप्टिक नर्व्स पर दबाव बढ़ता है, रेटिना पर दबाव बढ़ता है। तो इससे यह टेस्ट करके आपको देखा जाता है कि वह अपने वास्तविक स्थिति पर है कि वास्तविक स्थिति से क्या गड़बड़ है, मतलब किधर चला गया है। तो इससे आंतरिक का टोनोमेट्री से क्या मापा जाता है कि आँख के अंदर कितना दबाव बढ़ा है उसको मापते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपी से क्या करते हैं दोस्तों कि आपको ऑप्टिक नर्व्स की वास्तविक स्थिति का पता करते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपको पेरीमेट्री टेस्ट। ये काला मोतिया से दृष्टि को कितना नुकसान हुआ है, यानी कितना रोशनी चली गई है उसका पता लगाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरीमेट्री टेस्ट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है गोनियोस्कोपी टेस्ट। ये कर्निया और आइरिस, जैसा कि हमने बताया कर्निया जो मतलब आप काला वाला जो पार्ट देख रहे हैं गोल वाला हमारे आंख में, इसको बोलते हैं परितारिका। इसके ऊपर ही क्या होता है आइरिस होता है। ये तो आपको परितारिका हो गया काला वाला भाग, इसके जस्ट ऊपर होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है कर्निया होता है, ठीक है। तो कर्निया और आइरिस के बीच का कोण खुला है, ओपन है कि क्लोज हो गया है, उसका पता करने के लिए गोनियोस्कोपी टेस्ट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है पाकीमेट्री टेस्ट।
इसके बाद आपका क्या है, पाकीमेट्री टेस्ट। इससे आपको कर्निया की मोटाई मापी जाती है कि कर्निया कितना मोटा है या पतला है, ठीक है। तो आप जो है ये पांचों टेस्ट के बारे में आप जो है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं कि मतलब समलबाई देगा तभी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे भी पूछा जाएगा कि टोनोमेट्री टेस्ट जो है आँख में किस लिए किया जाता है, तो आंतरिक आँख के अंदर आंतरिक दबाव को मापने के लिए। ऑप्थोल्मोस्कोपी टेस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों, तो ये ऑप्टिक नर्व्स की वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए। पेरीमेट्री परीक्षण का प्रयोग क्या किया जाता है, काला मोतियाबिंद से मतलब ग्लूकोमा से आँख के अंदर मतलब कितना रोशनी का नुकसान हुआ उसको मापते हैं हम लोग, ठीक है, पता लगाते हैं। गोनियोस्कोपी टेस्ट में क्या होता है, कर्निया और आइरिस के बीच में जो एंगल है वो ओपन है कि क्लोज हो गया उसको टेस्ट करते हैं। इसके बाद पाकीमेट्री टेस्ट में क्या होता है कि कर्निया की मोटाई को मापते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों भेगापन, ठीक है। इसको एस्ट्राबिस्मस के नाम से जानते हैं या इसको बोलते हैं क्रॉस आई। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रॉस आई। इसको क्रॉस आई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको बकडेड़ भी कहते हैं हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में, गांव समाज में सुने होंगे। तो भेगापन को एस्ट्राबिस्मस भी कहते हैं, क्रॉस आई भी कहते हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा इस फिगर को समझते हैं, ठीक है। इस फिगर में आप देखेंगे तो भेगापन दोस्तों होता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है एसोट्रोपिया। एसोट्रोपिया में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर वाला जितना भी आप आँख देख रहे हैं सब नॉर्मल है, क्या है, ये सब नॉर्मल पोजीशन पर है। लेकिन एसोट्रोपिया में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसा हमने बताया ना कि हमारा जो नेत्र गोलक होता है उसको 6 मांसपेशियां जो कोटर में उसको जो पकड़ी रहती हैं, तो उसी में कोई आपको जो 6 मांसपेशियां होती हैं उसको पकड़ी रखती हैं, तो कोई मांसपेशी छोटी या बड़ी हो जाती हैं या उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। तो ये आमतौर पर बच्चों में ज़्यादा होता है, शिशुओं में 1 से 6 साल के बच्चों में होता है, ठीक है, बड़े लोगों में बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है, ज़्यादातर शिशुओं में होता है। तो उसमें जो नेत्र कोटर को जो 6 मांसपेशियां नेत्र गोलक को पकड़े रखती हैं नेत्र कोटर में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कोई छोटा बड़ा हो जाने के चलते क्या होता है कि हमारा दोनों जो आँख होता है एक साथ मतलब सीधी दिशा में या एक साथ एक वस्तु पर केंद्रित नहीं हो पाती है, ठीक है। यानी हम किसी को देखते हैं, कैसे अब आप आदमी को देखे होंगे जो बकडेड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, या एस्ट्राबिस्मस से जो व्यक्ति पीड़ित है, तो आप देखते होंगे कि देखता है किसी और व्यक्ति पर, अब बात किसी और व्यक्ति से कर रहा है, ठीक है। यानी हम देख रहे हैं आपको, लेकिन हमारा आँख ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि हम आपको देख रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो इसमें यही होता है भेगापन, ठीक है, एस्ट्राबिस्मस इसको बोलते हैं। तो यह 3 प्रकार का होता है। इसका कारण क्या है, तो नेत्र कोटर में जो नेत्र गोलक होता है जिसको 6 मांसपेशियां उसको पकड़ी रहती हैं, उसी में मांसपेशियों में उसके लंबाई में कमी बेसी हो जाने के कारण नेत्र कोटक क्या होता है, झुक जाता है। कोई इधर झुक जाता है, इधर की तरफ झुक जाएगा, कभी इधर की तरफ झुक जाएगा, कभी ऊपर की ओर, मतलब जो छोटा होगा इसके हिसाब से वो क्या होती है, एडजस्ट होती हैं। तो इसी कारण से हमारा दोनों आँख जो है एक दिशा में एक वस्तु पर एक साथ केंद्रित नहीं रह पाती हैं, जिसके चलते हमको एस्ट्राबिस्मस या क्रॉस आई कहते हैं। क्रॉस आई का मतलब एगो तीर घाटे तो एगो मीर घाटे, ठीक है, एगो इधर देख रहा है तो एगो इधर देख रहा है, मतलब एक साथ कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, एक वस्तु पर दोनों आँख नहीं कर सकती है। जैसा कि पहला में काइंड्स इसका है एसोट्रोपिया। एसोट्रोपिया में क्या होता है दोस्तों कि एक आँख तो सीधी दिशा में देख रही है जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन एक आँख क्या होता है कि नाक की तरफ, ये नाक की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है ना, क्योंकि नेत्र कोटर में क्या होता है मांसपेशी छोटी हो गई होगी, तो हमारा जो ये नेत्र गोलक है ये किधर इसका झुकाव हो गया, नाक की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि एक आंख तो नॉर्मल पोजीशन पर होती है, स्ट्रेट देखती है, सीधा देखती है, लेकिन एक आंख क्या होती है कि नाक की तरफ झुकी होती है। इसी को बोलते हैं एसोट्रोपिया। एसोट्रोपिया में एक आंख नॉर्मल पोजीशन पर सीधा देखता है, तो एक आंख कहाँ देखता है दोस्तों, तो नाक की तरफ झुकाव उसका हो जाता है, ठीक है, तो इसको एसोट्रोपिया कहते हैं। इसके बाद एक्सोट्रोपिया क्या होता है, तो इसमें एक आंख तो सामान्य रूप से देख रही है, ठीक है, लेकिन एक आंख क्या हो गया दोस्तों कि यह जो है बाहर की तरफ आप देख रहे हैं कि ये तो नाक की तरफ चला गया, इसमें नेत्र कोटर का जो मांसपेशी है तो वो थोड़ा सा नाक की तरफ कम पड़ गया, कोई मांसपेशी ऐसा गड़बड़ हो जाएगी, कम बेसी हो जाएगा, तो ये नाक की तरफ चला जाता है, इसमें बाहर की तरफ चला जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो होता है हाइपरट्रोपिया, ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो होता है
नेत्र कोटर जो है ऊपर की तरफ झुक जाता है, यानी एक आंख आपका नॉर्मल पोजीशन पर होता है और एक आंख जो होता है भौं की ओर, यानी जो भौं हमारा आईब्रो है यानी ऊपर की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार से तीनों ही स्थिति होती है। तो ये तीनों स्थिति के आधार पर आपको भेगापन 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एसोट्रोपिया में क्या होता है कि एक आंख नॉर्मल होता है, तो एक आंख का जो नेत्र कोटर होता है वो नाक की तरफ झुक जाता है। इसके बाद ये जो दोष होता है दोस्तों, ये बिल्कुल शिशुओं में होता है, जो बिल्कुल बच्चे हैं। आँखियों के झरोखों से, तो देखिए दोस्तों, शिशुओं में एसोट्रोपिया जो होता है यह शिशुओं में ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। ज़्यादातर शिशुओं में होता है। छोटे छोटे बच्चे जो जन्म लिए हैं, अभी 1 महीने 2 महीने के हैं, 3 महीने के हैं, 4 महीने 5 महीने के, उसको शिशु कहते हैं। शिशुओं में ज़्यादा होता है एसोट्रोपिया, ठीक है। इसको मतलब शिशुओं में देखने को मिलता है। इसके बाद एक्सोट्रोपिया में क्या होता है कि एक आंख नॉर्मल पोजीशन पर आता है और एक आंख क्या होता है बाहर की तरफ देखता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सोट्रोपिया। यह 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों में ज़्यादातर होता है, ठीक है। और हाइपरट्रोपिया जो होता है दोस्तों, जो कि एक आंख नॉर्मल पोजीशन पर होता है, एक भौं की तरफ चढ़ा होता है, ठीक है। तो यह बहुत दुर्लभ प्रकार है, ऐसा रेयरली किसी को होता है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल मतलब बच्चों में ज़्यादा ऐसा मामला आता है, बड़ों में बहुत कम आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ों में होता नहीं है, ठीक है। बहुत रेयरली होता है, 1-8%, लेकिन बच्चों में यह ज़्यादा होता है। तो आपके घर में भी बच्चे होंगे, ठीक है। तो आप सावधानी बरतें, अपने बच्चों का समय समय पर टेस्ट कराते रहें, डॉक्टर की सलाह लेते रहें, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप तीनों स्ट्रैबिस्मस के जो काइंड्स हैं, इसको क्रॉस आई कहते हैं, भेगापन, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें भी कुछ टेस्ट है, परीक्षण है, ठीक है। कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्ट टेस्ट, इसमें कर्निया से प्रकाश के परावर्तन की जांच किया जाता है कि कर्निया से जो प्रकाश का जो परावर्तन है ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्ट टेस्ट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है विजुअल एक्विटी टेस्ट। इससे क्या होता है कि दूरी से पढ़ने की क्षमता की जांच के लिए ऐसा किया जाता है। आप इसे नोट भी करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद कवर ऑन कवर टेस्ट, ये आंखों की गतिविधियों और विचलन को मापने के लिए, ठीक है, किया जाता है। कवर या अनकवर टेस्ट इसको बोलते हैं। और चौथा है रेटिना टेस्ट, यह आंख के पिछले हिस्से की जांच के लिए, ठीक है। यानी आंख के पिछले हिस्से में, चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि रेटिना होता है, तो आंख के पिछले हिस्से की जांच के लिए रेटिना टेस्ट किया जाता है। तो आपका कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्ट टेस्ट कॉर्निया से प्रकाश के परावर्तन की जांच करने के लिए किया जाता है। विजुअल एक्विटी टेस्ट क्या होता है, दूरी से पढ़ने के लिए, दूरी से पढ़ने की क्षमता आपकी कितनी है उसकी जांच की जाती है। कवर या अनकवर टेस्ट में क्या होता है कि आंखों की गतिविधियों और विचलन को मापने के लिए किया जाता है। और रेटिना टेस्ट का मतलब आंख के पिछले हिस्से की जांच करने के लिए की जाती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। यदि आप हमारा वीडियो पूरा देखे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, कमेंट करना ना भूलें। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हमारे चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके जो ऑल बटन है उसको आप जो है उस पर प्रेस कर दें, ठीक है। इसके बाद आप लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में, अपने सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्किल में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। ये जो आँख जो ऐसा हमारा मामला है, बहुत सेंसिटिव अंग है हमारे मतलब बॉडी का, ठीक है। इसके बारे में हम सभी को जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल हम पढ़ने वाले हैं, केवल स्टूडेंट हैं तभी आँख के बारे में समझ सकते हैं। आँख हमारा ऐसा मतलब मामला है, आँख ऐसा अंग है हमारे बॉडी का जिसके बारे में हम सभी को, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, कोई इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग इसके बाद। अब हम लोग इसके बाद इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको मानव नेत्र का हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लेंगे। इसके बाद तब ये दोष के बारे में समझ लेंगे। तो जब ये दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तब हम जो है आपको इससे MCQ लेकर के स्पेशल आएंगे और आपको बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।